दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी पास्ट लाइफ की स्टोरी के बारे में। इस पार्ट में हम बात करेंगे इसकी एंडिंग से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में और जानेंगे कि इसकी एंडिंग का असल मीनिंग क्या है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पास्ट लाइव्स ट्रूली एक खूबसूरत लव स्टोरी है जो एक टचिंग थॉट प्रोवोकिंग एंडिंग में कल्मिनेट होती है। लेकिन उस पोएटिकल फाइनल सीन का असल में क्या मतलब है? चलिए आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए कोरियन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्योन को समझते हैं। पास्ट लाइफ की द मैजिक बैकबोन और इसके टाइटल का मतलब कोरियन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट इन्योन से लिया गया है। ये आमतौर पर फेट या डेस्टिनी के आइडिया को रेफर करता है, लेकिन स्पेसिफिकली लोगों के बीच रिलेशनशिप के लेंस के जरिए। ये कॉन्सेप्ट मानता है कि गहरे ह्यूमन रिलेशनशिप जैसे शादी या बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती पिछली जिंदगी की हजारों लेयर से बनते हैं जिनमें वो दो लोग और करीब आते गए हैं। हायसुंग को हैरानी होती है कि क्या वो करंटली पास्ट लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो नोरा के साथ लाइफ टाइम खुशी से सिर्फ एक लेयर दूर है, क्योंकि उसके लिए उनका बॉन्ड इन्यून होने की हद तक स्ट्रॉन्ग है। इस फिल्म को देखने के बाद हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या नोरा और हायसुंग एक दूसरे से प्यार करते हैं? नोरा और हायसुंग दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। फैक्ट ये है कि जब वो 12 साल के बच्चे थे तब वो बहुत करीब थे। फिर 12 साल बाद जब वो दोबारा ऑनलाइन जुड़े तो फिर वहीं से शुरू हुए जहां उन्होंने चीज़ें छोड़ी थीं, और अगले 12 साल बाद फिर वहीं से शुरू हुए जहां उन्होंने पिछले 12 साल पहले चीज़ें छोड़ी थीं। ये साबित करता है कि इन दो लोगों के बीच असल में खास कनेक्शन है। लेकिन क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? पूरी फिल्म में ये बिल्कुल साफ है कि हायसुंग नोरा के प्यार में पागल है और वो हमेशा से रहा है, और वो चाहता है कि वो एक साथ रहें। लेकिन नोरा एक अलग ही स्टोरी है। नोरा हायसुंग से प्यार करती है या नहीं, ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड है। वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन साफ तौर पर उसके मन में उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नोरा आर्थर से प्यार करती है, भले ही आर्थर को खुद पर डाउट हो। नोरा ने उसे एश्योरेंस दिया कि वो उसे हायसुंग के लिए नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसने बेशक इस सिनेरियो के बारे में सोचा होगा कि अगर उसने कभी हायसुंग से कनेक्शन नहीं खोया होता तो क्या होता। जब वो बच्चे थे तो ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी एक साथ बिताना तय है। हायसुंग की नोरा के दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी, फिर भले ही वो उससे प्यार करती हो या नहीं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी एंडिंग के मेन पार्ट पर, जहां पहला सवाल ये उठता है कि नोरा फिल्म के एंड में क्यों रोती है। हायसुंग के साथ दिन बिताने के बाद नोरा उसे आर्थर से मिलने ले जाती है। वो एक साथ डिनर करते हैं जहां हायसुंग अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वो आर्थर को पसंद करता है, भले ही उसने सोचा था कि वो ऐसा नहीं करेगा। दिन खत्म होने पर वो घर वापस चले जाते हैं। आर्थर घर पर रहता है जबकि नोरा हायसुंग को उसकी कैब तक ले जाती है। वो रास्ते में बमुश्किल एक दूसरे से कुछ कहते हैं। वो एक मोमेंट साझा करते हैं जहां वो खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। तभी कैब आती है और जैसे ही हायसुंग निकलने वाला होता है वो नोरा से पूछता है कि क्या ये उनकी पास्ट लाइफ में से एक है। अगर हाँ तो वो क्या सोचती है कि नेक्स्ट लाइफ में वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे। नोरा कहती है कि वो नहीं जानती। पूरी फिल्म इस फैक्ट पर विलाप करते हुए बिताने के बाद कि उसका किसी ऐसे इंसान के साथ ब्यूटीफुल कनेक्शन है जिसकी वो परवाह करता है और मुश्किल सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी भी इस चीज़ में कुछ आगे नहीं होगा, तब ये हायसुंग की लास्ट लाइन में ऑप्टिमिज्म का एक रिफ्रेशिंग हिंट है। हर नए अवतार के साथ लोग करीब आते हैं, इसलिए हायसुंग ऑप्टिमिस्टिक है कि नेक्स्ट लाइफ में वो और नोरा और भी करीब होंगे। उबर में बैठने और एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले हायसुंग कहता है आई विल सी यू देन। हायसुंग कैब में बैठता है और चला जाता है। नोरा अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है जहां उसने आर्थर को बाहर इंतजार करते हुए देखा। जैसे ही वो उसके पास आती है वो रोने लगती है। अब क्योंकि नोरा ने हायसुंग की जगह आर्थर को चुना है तो वो हायसुंग के चले जाने पर क्यों रोती है? क्या इसका मतलब ये है कि उसे हायसुंग को जाने देने का पछतावा है? क्या वो उससे प्यार करती है?
क्या उसे आर्थर और न्यूयॉर्क को छोड़कर हायसुंग के साथ सियोल चले जाना चाहिए था? पास्ट लाइफ की एक ज़रूरी थीम चॉइसेस है। जितना नोरा और हायसुंग और इस लाइफ और उनकी पास्ट लाइव्स में उनके कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं, चीज़ें कमोबेश चॉइसेस तक बॉइल डाउन हो जाती हैं। उस तरह देखें तो हायसुंग और उसके साथ जिंदगी कुछ ऐसा है जिसे नोरा ने नहीं चुना है। ये वो रास्ता है जो जंगल की ओर मुड़ गया था, जिसे नोरा ने दूसरे रास्ते पर जाने के लिए छोड़ दिया, जो इवेंचुअली उसे आर्थर तक ले आया। एंड में नोरा के आंसू न्यूयॉर्क में इस जिंदगी को चुनने या हायसुंग की जगह पर आर्थर को चुनने के बारे में नहीं थे। ये उस दूसरे रास्ते के बारे में है जो उसने नहीं अपनाया। ये अफसोस नहीं है जो उसे रुलाता है, बल्कि ये दुख है कि वो कभी भी नहीं जान पाई कि वो जिंदगी कैसी हो सकती थी। नोरा के लिए हायसुंग ने उस जिंदगी को रिप्रेजेंट किया जिसे वो सियोल में छोड़कर आई थी जब वो 12 साल की थी, और फिर वो कनाडा चली गई। अपनी होमलैंड को छोड़कर एक नए देश में आना और वहां के तौर तरीकों को अपनाने की वजह से नोरा में बदलाव आया। वक्त के साथ उसका उस 12 साल की लड़की से कनेक्शन टूट गया जो वो तब हुआ करती थी जब वो साउथ कोरिया में थी। उसके लिए हायसुंग उस इनोसेंस का रिप्रेजेंटेशन है। कुछ मायनों में वो उस लड़की से उसका फाइनल कनेक्शन है जो कोरिया में रहती थी और उसके बड़े सपने थे। और जब वो कोरिया के किसी और से मिली तो उसे एक कोरियन होने के नाते अपनी आइडेंटिटी से वंचित महसूस नहीं हुआ। हायसुंग के साथ फिर से जुड़ने से उसे सियोल के साथ उस कनेक्शन को फिर से महसूस करने का मौका मिला जिसे कोई और महसूस नहीं करा सका था। हायसुंग को जाने देने का मतलब खुद के उस 12 साल के वर्जन को जाने देना था। ऐसा महसूस हो रहा है कि सियोल के साथ उसका रिश्ता टूट रहा है जो उसने इतने सालों तक कायम रखा था, खासकर हायसुंग के साथ रिकनेक्ट होने के बाद। उसका दिल सिर्फ इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो जानती है कि ये आखिरी बार हायसुंग से उसकी मुलाकात हो सकती है, बल्कि इसलिए भी कि उसे उस लाइफ के लिए अजीब सी होम सिकनेस होती है जो उसकी है ही नहीं। ये फीलिंग उसके अंदर हमेशा से थी, लेकिन हो सकता है कि हायसुंग के व्हाट इफ्स और व्हाट देन भी इसे बाहर लाए हों। इस सीन के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार है जब हमने नोरा को फिल्म में रोते हुए देखा है। एक सीन में जब वो और हायसुंग स्काइप पर बात कर रहे थे, पुराने दिनों को याद करते हुए, उसने मेंशन किया कि वो कैसे एक क्राई बेबी हुआ करती थी और हर वक्त रोती रहती थी। नोरा ने बताया कि वो अब नहीं रोती है। जब वो कनाडा आई तो उसने रोना बंद कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ अब किसी को उसकी परवाह नहीं है। उसने शायद रोने को कमजोरी की निशानी की तरह भी देखा था, जिन्हें वो इस फॉरेन कंट्री में और नहीं रखना चाहती थी जहां उसने अपने सपनों को साकार करने के बारे में सोचा था। बाद में आर्थर को यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि नोरा जब बच्ची थी तो वो क्राई बेबी हुआ करती थी। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो शायद उसके सामने कभी नहीं रोई थी। लास्ट सीन में जब वो उसके सामने रो पड़ती है तो ये एक ऐसा कदम है जो वो अनजाने में अपने पास्ट की तरफ उठाती है। आर्थर के साथ उसके रिश्ते में ये एक बड़ी सक्सेस है क्योंकि अब वो उसके सामने रो सकती है और जान सकती है कोई है जो अब उसकी परवाह करता है। एक चीज़ को जाने देकर जिसे वो सोचती थी कि सियोल में वो अपने पीछे छोड़ी गई जिंदगी से उसका कनेक्शन रखती है, अब नोरा को उसमें वापस आने का रास्ता मिल गया है। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ का रियल मीनिंग क्या है? पास्ट लाइफ का लास्ट मोमेंट फिल्म को एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर खत्म करने के रास्ते से हट जाता है। फिल्म का ज्यादातर पार्ट इस बारे में है कि हायसुंग नोरा के साथ रिकनेक्ट करता है और सोचता है कि क्या उसकी शादी नोरा से होती ना कि आर्थर से, अगर उसने 12 साल की उम्र में साउथ कोरिया नहीं छोड़ा होता। लेकिन एंड इस बारे में नहीं है कि क्या हो सकता था, ये इस बारे में है कि क्या हो सकता है। हायसुंग का ये सोचना कि क्या वो और नोरा नेक्स्ट लाइफ में करीब होंगे, ये दर्शाता है कि उसे फ्यूचर के लिए होप है, भले ही वो होपफुल फ्यूचर एक पूरी लाइफ टाइम जितना दूर हो। नोरा से मिलने के लिए न्यूयॉर्क आने से पहले हायसुंग ने ये निरर्थक उम्मीद रखी थी कि वो अब भी किसी तरह से इस जिंदगी में उसके साथ रह सकता है। लेकिन ये देखने के बाद कि वो आर्थर के साथ कितनी खुश है और आर्थर को जानने और ये महसूस करने के बाद कि वो एक अच्छा आदमी है, हायसुंग फाइनली एक्सेप्ट करता है कि इस लाइफ टाइम में नोरा के साथ उसका इकलौता रिश्ता सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप का हो सकता है। हालांकि वो उम्मीद को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो उस उम्मीद को नेक्स्ट लाइफ पर फोकस करता है। पास्ट लाइफ का एंड दर्शाता है कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ उम्मीद बनी रहती है। तो दोस्तों, ये था पास्ट लाइफ का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।